नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार की कमजोरी में निवेश रोकने वाले निवेशकों का यही तर्क रहता है कि और नुकसान भरने का क्या फायदा। पर हिस्टोरिकल आंकड़े बताते हैं कि बाजार में उन्हीं निवेशकों की वेल्थ बनी जो बाजार के हर उतार चढ़ाव में लॉन्ग टर्म में बने रहे। आज बताएंगे गिरावट में खरीदारी के फायदे और फंड में प्रॉफिट बुकिंग के नुकसान क्या। साथ ही पोर्टफोलियो में कौन से फंड शामिल करें, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, कर लेते हैं स्वागत। मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन। मोहित और क्षितिज दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हर एक बड़े फॉल या फिर हर एक बड़ी ऊंचाई या रैली के पहले या बाद में इन्वेस्टर्स के पैसों का क्या होता है, उनका जो अपना एक बिहेवियर है वो कैसे इम्पैक्ट होता है और क्या रहे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की स्ट्रैटेजी ऐसे किसी भी अनिश्चित माहौल में। मैं क्षितिज आपसे पहले समझूं, जब हम बात करें यहाँ पर अनसर्टन मार्केट की, वॉलेटिलिटी की, हिस्ट्री हमें क्या बताती है? हर एक जो हमने बड़े फॉल्स देखे, हम पिछले अगर 25 सालों की ही बात कर लें, 20 सालों की ही बात कर लें, नंबर्स या डेटा क्या कहानी बयां करते हैं? नमस्कार स्वाति, नमस्कार मोहित, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का लिया है स्वाति आपने। एंड जब मैं डेटा पॉइंट्स देख रहा था, इवन आई वाज थोड़ा आइडिया तो था, पर थोड़ा अच्छा लगा देख के कि दैट इट्स नॉट अबाउट कि आप पीक पे आ रहे हैं, बॉटम पे आ रहे हैं। ऑब्वियसली बेस्ट डेज अगर आप आते हैं मार्केट में तो उसका रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है, बट बेस्ट डेज के बारे में किसी को पता नहीं है। पर अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो जो आप वर्स्ट डेज पे भी आते हैं, जो मार्केट के पीक नंबर्स होते हैं उस पे आते हैं, तो भी इतना अगर आप बने रहते हैं तो डिसिप्लिन इज बेटर देन किसी और चीज से अगर आप देखेंगे तो अगर आप पास देखते हैं या मल्टीपल करेक्शन जो हुई है, जो मैंने आपसे शेयर भी करी है, चाहे वो डॉट कॉम बबल से 2000 से शुरू करें जब मार्केट -50% गई थी, अगर आप उस समय आए होते, और हमने डेटा पॉइंट सारे मार्च 2025 तक के लिए हैं, जहाँ पे ऑलरेडी जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं वो 15-16% करेक्टेड थी, तो आज की डेट में अगर देखते हैं निफ्टी का रिटर्न को लगभग 12% कंपाउंडिंग है। अगर आप बेस्ट डे जो था जिसके बाद 50% मार्केट क्रैश करी अगर आते हैं, तो कोई 12% कंपाउंडिंग रहा है इस रिसेंट फॉल के बाद मार्केट का कंपाउंडिंग रिटर्न, जो कि ऑलमोस्ट 25 ईयर का डेटा पॉइंट अगर है। यहीं पे आप अगर इंडियन इलेक्शन 2004 के आसपास जहाँ पे मार्केट 22% क्रैश करी थी, अगर वहां पे अगर आप पीक पे 6000 सेंसेक्स था अगर आते हैं, तो कोई 14% का कंपाउंडिंग रिटर्न है आपका बना है वहां पे। तीसरा मेजर जो आपका क्रैश आया वो आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया, जिसमें सेंसेक्स 67% था, जो आपका निफ्टी था 59% था। अगर आपने वहां पे पीक पे लगाया है, मतलब जब मार्केट टॉप पे थी, और अभी जो बॉटम पे इस समय रिसेंट बॉटम जो बना है मार्केट का वहां देखते हैं, तो 9.5% के आसपास का वहां पे भी रिटर्न आया है आपका। सिमिलरली लाइन ऑफ रिटर्न था उसके बाद। अगर आप यूरोपियन डेट क्राइसिस देखते हैं या ग्लोबल सेल ऑफ देखते हैं, और रिसेंट कोविड वाला अगर एग्जांपल लेते हैं, मैंने सारे डेटा पॉइंट दिए जो स्क्रीन पे आई एम श्योर आप दिखा रहे होंगे, अगर लेते हैं तो उसमें 38% का क्रैश आया था। और अगर आप पैसा इन्वेस्ट आपने लेट्स से क्रैश से पहले किया है, जो 12,400 के आसपास निफ्टी था, तो आज की डेट में भी कोई 14% का मॉर्निंग रिटर्न आपने बनाया पिछले 5 ईयर्स में। सो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप अगर पीक में आए हैं तो मार्केट क्रैश हो रही तो निकले, बट आप बने रहे। अगर आपके फंड सही हैं, आपकी सिलेक्शन सही है, तो इवेंचुअली इट्स नॉट कि आपका पैसा बनेगा नहीं, बट अगर आप बेटर करना चाहते हैं, जब मार्केट क्रैश कर रही है या जब करेक्ट कर रही है, तो सिप के थ्रू या एसटीपी के थ्रू उसमें और डिप्लॉय करें, तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं मेरे से अभी, ये और भी बेटर हो सकते हैं यहाँ से। एब्सोल्युटली। तो डेटा यही बताता है कि आप इन्वेस्टेड रहे होते तो आपका रिटर्न कम से कम एनुअली डबल डिजिट में रहता ही। लेकिन ये जो टाइमिंग है काफ़ी ज़्यादा डाइसी कई बार मोहित हो जाती है। आप मार्केट के कौन से बेस्ट डेज में इन्वेस्टेड हैं, आप मार्केट के कौन से वर्स्ट डेज में इन्वेस्टेड हैं? क्या मार्केट को टाइम करना इतना आसान है? और ऐसे किसी भी अनसर्टनिटी के टाइम पर सही स्ट्रैटेजी एक इन्वेस्टर की क्या रहे? हम क्या सिर्फ अपने गोल की तरफ ही ध्यान रखें कि हाँ मेरा गोल अभी 10 साल दूर है, 15 साल दूर है, मुझे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है? लेकिन कई बार इस चक्कर में क्या होता है, इन्वेस्टर्स का जो कैपिटल है वो भी लॉस हो जाता है। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कईयों के पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा माइनस में चले गए। तो क्या एक वन वे एक तरीका हो सकता है ऐसे किसी भी सिचुएशन को समझने का?
जी स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। और जैसा क्षितिज भाई ने भी बोला, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्या बोले कि टॉपिकल है। एज एन आज के माहौल में इसका बहुत बड़ा रेलेवेंस भी है। तो देखिए, मार्केट को जहां तक टाइम करने का सवाल है स्वाति, मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसमें आज तक महारत हासिल कर पाया है। और अगर कोई वो क्लेम करता है कि वो मार्केट को अच्छे से टाइम कर सकता है, तो या तो वो कोई जादूगर है या फिर वो झूठ बोल रहा है। तो मार्केट को टाइम करना एकदम से असंभव है। जिस तरह आप सागर की लहरों का उतार चढ़ाव आप माप नहीं सकते कि कब किस समय वो बदलेंगी, किस डायरेक्शन में आएंगी और कितनी ऊंचाई पर आएंगी, उसी तरह आप मार्केट की भी लहरों को आप माप नहीं सकते हैं। और वो क्या फोर्स से आएगा और कब वापस पीछे चला जाएगा, इसको कहना बहुत मुश्किल है। आप सिर्फ लॉन्ग टर्म में किसी भी मार्केट के फंडामेंटल्स को देख सकते हैं, उसकी अर्निंग्स ग्रोथ को देख सकते हैं। तो अगर आप इंडियन मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि सेंसेक्स से निफ्टी की जो टॉप कंपनीज है उसका अर्निंग्स ग्रोथ कैसे चल रहा है। तो इन अ लॉन्ग टर्म, over 10, 12, 15 years, market is always kind of following the earnings growth. तो जो earnings growth आएगा कंपनी में, वही मार्केट आपको दर्शाएगा। इन द शॉर्ट टर्म इमोशंस पे, लिक्विडिटी पे मार्केट का उतार चढ़ाव जो है वो चलता रहता है। राइट। अब बात रही कि आप कैसे टाइम करें या आपको क्या करना चाहिए, कि आपको गोल के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो बेशक मार्केट की जो सही स्ट्रेटेजी है वो यही है कि आप अपने गोल निर्धारित करिए, अपने फाइनेंशियल लक्ष्य निर्धारित करिए, और आप ये देखिए कि आप उन लक्ष्य की तरफ किस स्पीड से और कैसे बढ़ रहे हैं, और कैसे आप अपने पैसे को एक अच्छे डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन के साथ में इकट्ठा कर रहे हैं। अब वो पैसा अमूमन आपका मार्केट के पीक लेवल्स पे भी जाएगा, और काफी बार आप मार्केट के घिरे हुए स्तर पर भी उस पैसे को डालेंगे। पर जब आप पीक लेवल पे डालेंगे, तो आपको ये सोचना है कि ये जो मार्केट है, इसका अर्निंग्स ग्रोथ आने वाले सालों में और बढ़ेगा, और ये एक स्थायी पीक नहीं है। यहां से और भी नए पीक आएंगे मार्केट में, जो पिछले 40-45 सालों की हिस्ट्री में हमने लगातार नए पीक देखे। और जब आप गिरते हुए मार्केट में डालते हैं, तब आपको ये सोचना है कि आप ज्यादा यूनिट्स इकट्ठे कर रहे हैं, आप वोलेटिलिटी को राइड आउट कर रहे हैं, आप अपनी कॉस्ट को एवरेज कर रहे हैं। और अगर आपने जो एंड प्रोडक्ट है या जो एंड स्कीम है वो सही चुन रखी है, तब फिर आप अपने निवेश की पूंजी को बड़ा कर रहे हैं, उसे जमा कर रहे हैं, और जब भी नई रैली आएगी तो आप उसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। तो चाहे आपने किसी भी स्तर में मार्केट को डाला है, पिछले 1986 से लेकर अब तक की मैं हिस्ट्री देखूं स्वाति, तो 133 गुना मार्केट में पैसा बना है। 13.3% का सीएजीआर रिटर्न है सेंसेक्स का, फ्रॉम 1986 टू मार्च 31st 2025। तो इसके अंदर में बहुत सारे करेक्शंस, जैसा क्षितिज भाई ने भी बोला, डॉट कॉम, फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड, और छोटे मोटे दूसरे बहुत से करेक्शंस आए, गल्फ वॉर आया, ऑयल क्राइसिस आया, बहुत सारी चीजें आई, पर मार्केट के उतार चढ़ाव चलते रहे, और अंततः आप देखेंगे तो मार्केट ने हर समय एक नई ऊंचाई को छुआ ही है। तो बने रहिए, बस वही एक नियम है। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है क्षितिज, में अगर आपसे समझूं, ये पिछले कई करेक्शंस या गिरावट से कितनी अलग है? इसलिए भी जब भी कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आई बाजार के लिए, तो बाजार ने समझा, गेज किया, मेजर किया कि हाँ ये कब तक चल सकती है। हमने यूक्रेन रशिया का वॉर देखा, 2022 में बड़ी गिरावट आई, लेकिन धीरे धीरे बाजार ने भी समझ लिया कि हाँ कब तक हम इसको और सहेंगे, तो उसको पचा लिया। उससे पहले कोविड का भी मार्केट में भी समझ गया, एक बड़े फॉल के बाद बड़ा राइज भी हमें देखने को मिला, और ऐसे पिछले कई फॉल्स में या करेक्शंस में हमने देखा बाजार के। ये सिचुएशन आपको कितनी डिफरेंट लग रही है इन टर्म्स ऑफ करेक्शन एंड वॉलेटिलिटी? क्योंकि जो हम एक ग्लोबल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जो हर दिन बदलते हुए फैसलों की बात करें, वो एक अनसर्टनिटी पैदा करता है। तो ऐसी सिचुएशन को निपटने के लिए इन्वेस्टर क्या करे? स्वाति, आई थिंक इसको मैं दो भाग में बांट दूंगा। पहला भाग तो ये है कि समझिए, जो सिचुएशन आपकी अराइज होती है मार्केट करेक्शन की, क्या वो डोमेस्टिक ड्रिवन है या वो डोमेस्टिक ड्रिवन नहीं है पर इंटरनेशनल किसी कॉन्सिक्वेंसेज या किसी कारण से हो रही है। तो ये वाली सिचुएशन जो है वो इंटरनेशनल कारण से है। मे बी कोविड नहीं है तो आज हम देख रहे हैं टैरिफ का सिचुएशन है, बट यहाँ पे एक डोमेस्टिक रीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज साथ में हमारी वैल्यूएशंस ऑलरेडी स्ट्रेच थी जब मार्केट 26,400 पे पहुंचा। निफ्टी में अगर आप देखें तो ट्रेलिंग कोई P26 था, जबकि उसमें बैंक निफ्टी चले नहीं था। अगर आप बैंक्स को हटाते तो 2930 के आसपास था। तो मुझे लग रहा है कि दैट ट्रिगर इनिशियली वो था, बट इवेंचुअली कारण ये बना कि जो टैरिफ का इशू आया उस कारण से करेक्शन ज्यादा शुरू होनी हुई, और आज की डेट में देखें तो हम रीजनेबली वैल्यूड हैं। तो मार्केट जो है, दूसरा भाग मैं ये बताऊंगा, जो मार्केट है क्या, एक इंडेक्स इज नथिंग बट इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमी।
और इकोनॉमी क्या है, आपका नॉमिनल जीडीपी जो ग्रोथ हो रही है। तो अगर नॉमिनल जीडीपी आपकी 10.5-11% से ग्रो कर रही है आज की डेट पे, मान लीजिए पहले जो 12 की थी, जो मुझे लगता है इवेंचुअली 12 होनी चाहिए, और नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी का और इन्फ्लेशन का सम होता है, जस्ट टू मेक इट सिंपल। तो अगर वो आज 6.5% हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, रियल जीडीपी की, और 4% के आसपास की हम इन्फ्लेशन या 4-4.5% की बात कर रहे हैं, तो 11% का लमसम आप मानिए कि आप नॉमिनल जीडीपी पे हैं। तो इंडेक्स का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन है मार्केट का, उसी लाइन पे हो। इनफैक्ट 93 से अगर आप निफ्टी को लेते हैं, तो निफ्टी की कंपनीज की अर्निंग ऑन एन एवरेज 10.5 से 11% रही है। निफ्टी का, हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है वो 11 से 12% रहा है। और ऑन एन एवरेज मार्केट का रिटर्न, प्री कोविड की बात करूंगा, कोविड के बाद 3 साल बहुत ही अच्छे रहे मार्केट्स के, तो वो सही पैमाना नहीं है, कोई 10.5-11% का बॉन्डिंग रहा है निफ्टी का। सो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा फर्दर कि दैट ये इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई इवेंट आए नहीं आए, वो जो बिजनेसेस अंडरलाइन जिसको हम ट्रेड करते हैं, चाहे वो रिलायंस है, टीसीएस है, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ, अब वो डिपेंड करता है कि वो डोमेस्टिक ड्रिवन है, तो वो कंपनियां अच्छा करेंगी करेंगी गोइंग फर्दर। अब आपको इस समय जो भी क्लाइंट हमारा शो देख रहे हैं, उनको लेवल 2 लेवल 3 जाना पड़ेगा, जहां पे उनको देखना पड़ेगा कि उनके पोर्टफोलियोज में फॉरेन एक्सपोजर क्या है, या फॉरेन कंपनी से रिलेटेड एक्सपोजर क्या है। और वो आप देख सकते हैं जो बिजनेसेस इंडिया में फॉरेन में करते हैं, जैसे आईटी कंपनीज हो सकती हैं, तो उसको आप गेज कर सकते हैं। तो वहां पे इस समय फॉर द टाइमिंग एक्सपोजर थोड़ा कम रख सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक मुझे नहीं लगता दैट नथिंग कैन स्टॉप दिस कंट्री कॉल्ड इंडिया। आप देख सकते हैं अंडरलाइन बिजनेसेस अच्छा करेंगे। प्राइस कई बार क्या होता है, इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो वहां पे हो सकता है कि आपको कई बार जेस्टेशन लंबा मिले, बट दिस सिचुएशन हैज टू डू विद फॉरेन रीजंस। तो मुझे लगता है दैट हमारे को यहाँ पे इस सिचुएशन को यूज करते हुए अगले 8 से 10 सेक्टर में एसटीपी करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मोहित, एक छोटा सा सवाल आपसे यही होगा कि एक इन्वेस्टर ये समझना चाहता है कि गिरावट पे खरीदारी का फायदा ज्यादा है, या मार्केट जब ऑल टाइम हाई पर है तो उस तेजी का फायदा उठाते हुए और पैसा डालें या इन्वेस्ट करें, तो एक बेटर स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है? जी। स्वाति, देखिए मैं आपको कुछ आंकड़ों से समझाना चाहूंगा। तो अगर आपने मान लीजिए ऑल टाइम हाई लेवल पे निवेश किया है, और साल में आपको कम से कम 4-5 मौके ऐसे मिलेंगे जब आप ऑल टाइम हाई मार्केट बनाएगा, एक चढ़ते हुए मार्केट में अक्सर ये देखने में आता है। अगर आपने ऑल टाइम हाई लेवल पे निवेश किया है, तो अगले 1 साल, 3 साल और 5 साल का अगर मैं एवरेज रिटर्न देखूं हिस्टोरिकली मार्केट का आज तक का, तो आपने अगले 1 साल में 14%, अगले 3 साल में 12% और अगले 5 साल में 12% सीएजीआर रिटर्न बनाया है, ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट करने के बावजूद भी। तो ये तो रही बात ऑल टाइम हाई की। अब अगर हम ये सोचे कि मार्केट में गिरावट जब आती है तो उस समय क्या करना चाहिए, और गिरावट के समय आपका रुख क्या होना चाहिए मार्केट में, तो देखिए पिछले 45 साल की अगर मैं मार्केट की हिस्ट्री ले लूं, तो आप देखेंगे कि 90% साल ऐसे रहे हैं जब मार्केट ने अपने पीक लेवल से 10% से ज्यादा का करेक्शन देखा है। केवल 4 या 5 ही ऐसे साल रहे हैं स्वाति पिछले 45 साल में जब मार्केट में 10% से कम का करेक्शन आया है। तो कहने का मतलब ये कि 10% करेक्शन एक बहुत ही मामूली सी बात है मार्केट में, जो अक्सर हर साल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा पीक लेवल से, राइट। दूसरी बात यह कि मार्केट में 20 से 30% का करेक्शन जो है वो हर 4 से 7 साल के अंदर में आया है। आप पिछला 45 साल का रिकॉर्ड करके देख लीजिए। तो इसके बावजूद जो है मार्केट नई ऊंचाइयों को कंटिन्यूअसली छूता है। जैसा कि क्षितिज भाई ने भी बोला, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इकोनॉमी। इकोनॉमी का अगर नॉमिनल ग्रोथ बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, तो आपका मार्केट भी नॉमिनली बढ़ता ही जाएगा, राइट। तो आपको ये देखना है कि क्या आपकी कंट्री, क्या आपकी जो अच्छी कंपनियां हैं, क्या आपका जीडीपी है वो बढ़ रहा है, तो आप ऑब्वियसली अगर अच्छी क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं तो वो भी आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर गिरावट से डरकर या फिर पीक लेवल से डरकर, दोनों ही चीजों से डरकर आप अपने निवेश को रोक नहीं सकते हैं। चाहे आपने पीक में डाला है या आप हर साल गिरावट को देख रहे हैं, दोनों ही मार्केट की एक प्रणाली है, प्रक्रिया है जो हर साल आप देखेंगे ही देखेंगे, और दोनों ही चीजों में आपको रुकना नहीं है। यू हैव टू कंटिन्यू विथ योर प्रोसेस। तो अब समझने की कोशिश करते हैं शो में कि ऐसे किसी भी वॉलेटिलिटी के टाइम पे, अनसर्टेनिटी के टाइम पर इन्वेस्टर्स को किन चीज़ों को करना है और किन चीज़ों से बचना है। मैं क्षितिज अगर आपसे समझूं, क्या अमूमन गलतियां हो जाती है ऐसे टाइम पर, किसी भी वॉलेटाइल मार्केट में किन गलतियों से बचें? आई थिंक वेरी वेल एक्सप्लेन बाय मोहित द लास्ट पार्ट। मैं ये जरूर बोलूंगा दैट हम लोग भी ओवर अ पीरियड टाइम अच्छे स्टूडेंट बनते जा रहे हैं, और कोशिश रहती है कि रोज लर्न करें।
एंड आई थिंक डेली बेसिस पे जो मुझे समझ आता था, जितना आप पोर्टफोलियो को, अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी है, जितना उसको कम आप छेड़छाड़ करेंगे उतना बेटर रहेगा। आई एम नॉट सेइंग कि रिव्यू ना करें। आई थिंक बाय एंड होल्ड रियली वर्क करता है। एंड आज की डेट में अगर आप देखें, आपने गोल्ड में भी अगर बाय एंड होल्ड किया हुआ है, जो हम हमेशा बोलते हैं एसेट एलोकेशन का पार्ट होना चाहिए, वो भी काम कर रहा है। तो आई थिंक बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं करने चाहिए पोर्टफोलियो में। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप चेंज करते हो देयर इज अ कॉस्ट यू पे। काफी लोग ये जरूर इसको बीच में लें कि जब भी आप चेंज कर रहे हैं तो जो भी गेन है उस पर 12.5% का कैपिटल गेन दे रहे हैं। तो जो चेंज कर रहे हो, क्या वो उतना कॉस्ट लेके एब्जॉर्ब करके जो आप पे कर रहे हो उसके ऊपर रिटर्न निकाल पाएगा? तभी आप चेंजेस करने के बारे में सोचें। या जो ऐसा हो फ्यूचरिस्टिक, मान लीजिए आपने सोच लिया कि मुझे यूएस एक्सपोजर कम करना है, तो आप यूएस एक्सपोजर फर्दर नहीं लेना चाहते तो आप उसमें सिर्फ स्टॉप करें, आप रिडीम मत करें। या आपने बहुत प्रॉफिट किया तो प्रॉफिट निकाल लें उसमें से, बट कंटिन्यू करें। इंपॉर्टेंट ये है कि आप डिसिप्लिन रहे। अगर डिसिप्लिन है ना आप स्वाति, तो मुझे नहीं लगता कि दैट कोई और एक्सपर्टीज आपको चाहिए। इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन से ऊपर कुछ नहीं है। आप डिसिप्लिन रहे, और ये जो टाइम है, जब आपको जो झिलाने वाला टाइम होता है कि दैट मार्केट मूव नहीं कर रही है, कई बार टाइम करेक्शन हो रही है, कई बार प्राइस करेक्शन हो रहा है, एंड आप कह रहे हो कि मैंने जो पैसा लगाया था वो तो नेगेटिव ही है, तो आप एक बार रीडू करें, गो बैक टू एसेट एलोकेशन, कि आपने बहुत हाई रिस्की फंड्स ले रखे हैं जो आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है, तो आप उसको रीचेक कर सकते हैं। अदरवाइज समटाइम ये पेशेंस लेवल आपका टेस्ट करती है मार्केट। सो डोंट मूव मच फास्टर। एंड विद रिगार्ड टू योर न्यू एलोकेशन, आप ये मत समझिए कि दैट ये बॉटम है, ये आज मार्केट रिकवर कर गया तो सब अच्छा है। आप हमेशा स्टैगर करें। सो दैट्स अ राइट अप्रोच विच वन शुड फॉलो मेरे हिसाब से ब्रॉडली। हम्म। और मैं एक सिनारियो मोहित आपसे समझना चाहती हूँ, जैसा आप बाय एंड होल्ड का जिक्र क्षितिज ने किया, कब बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी अपनाएं और कब प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी हो जाता है किसी इन्वेस्टर के लिए? देखिए स्वाति, बाय एंड होल्ड तो क्षितिज भाई ने काफी अच्छे से समझाया है कि आप जनरली जब लेते हैं तो आप एक लंबी अवधि के हिसाब से लेते हैं, राइट। कम से कम अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो 5 से 10 साल का नजरिया आपका होना ही चाहिए। अगर उससे कम का आपका नजरिया है तो फिर आपको ये डिसाइड करना होगा कि क्या इक्विटी आपके लिए है भी या नहीं है, राइट। 5 साल मिनिमम एक दृष्टिकोण होना चाहिए आपका जब भी आप इक्विटी में निवेश करें, बिकॉज उसके बियॉन्ड, उसके नीचे स्वाति हमेशा ये देखने में आया कि मार्केट में कभी भी वोलेटिलिटी आप देख सकते हैं, राइट। अब आप ये पूछ रहे हैं कि इसे कब थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, कब रिडीम करना चाहिए, तो 2-3 कंडीशंस होती है इसके अंदर में। सबसे पहली बात तो ये कि आपने जिस लक्ष्य, जिस गोल के लिए उस रकम को इकट्ठा किया था, वो लक्ष्य हो सकता है कोई कार खरीदना, कोई घर खरीदना, कोई फॉरेन ट्रिप करना, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके बच्चों की शादी, या फिर आपका रिटायरमेंट। कोई भी लक्ष्य हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। अगर आप उस लक्ष्य के पास पहुंच गए हैं, अगर आपका वो लक्ष्य जो था वो आपने पूरी तरह से हासिल कर लिया है, जो आपने गोल रखा था, तब फिर ये आपको आवश्यक तौर पे करना चाहिए कि आप उस रकम को है सेव कर लीजिए, उसे या तो रिडीम करके किसी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में डाल दीजिए, या फिर उसको जो यूटिलाइजेशन था उसका, जिस पर्पस के लिए आपने इकट्ठा किया था, आप उसके लिए उसको करिए। दूसरी बात ये कि आप प्रॉफिट बुकिंग तब भी कर सकते हैं जब आपको लगता है कि आने वाले समय में आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। अभी नहीं है, पर आने वाले 1-2 साल में पैसे की जरूरत पड़ सकती है, और आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा कर चुका है, काफी अच्छे रिटर्न बना चुका है, और आपको आवश्यकता है इसे सेव करने की। तो उसमें से आप कुछ एलोकेशन, जितनी आपको लगता है कि दरकार हो सकती है आपको आने वाले समय में, ये जरूरी नहीं है कि अभी आपको आवश्यकता है, बट आने वाले 1 से 3 साल में आपको लगता है कि आपको डेफिनेटली ये रकम लगेगी ही लगेगी, तब भी आप उसे प्रॉफिट बुक करके कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है एसेट एलोकेशन का। अगर आपने एसेट एलोकेशन में 50 इक्विटी 50 डेट किया था, और इक्विटी बाय वर्च्यू ऑफ मार्केट मूवमेंट बढ़कर 60-70% चला गया है, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक कर कर वो पोर्शन जो है वो रिमूव करके फिक्स्ड इनकम में या कमोडिटीज में या किसी दूसरे एसेट में एलोकेट करना चाहिए, ताकि आपका जो एसेट एलोकेशन है वो आप बरकरार रख सके, मेंटेन कर सके। प्रॉफिट बुकिंग इसलिए करना क्योंकि आप उसका टैक्स हार्वेस्टिंग कर लेंगे। प्रॉफिट बुकिंग इसलिए करना क्योंकि मार्केट भाग गया, आपने थोड़ा पैसा बनाया, आप उसमें से निकाल के फिर किसी दूसरे स्कीम में ले लेंगे, या फिर कोई दूसरे इक्विटी स्टॉक खरीद लेंगे, या कुछ नया कर लेंगे, तो वो बिल्कुल गलत है स्वाति। इस तरह का फेरबदल जो है वो कभी भी लॉन्ग टर्म में आपके लिए वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकता। जी, तो ये हमने समझा क्या स्ट्रैटेजी, कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट हो सकती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। मैं अब दोनों एक्सपर्ट से जानूंगी उनके पसंदीदा फंड्स कैटेगरीज कौन सी रह सकती है किसी के भी पोर्टफोलियो के लिए। क्षितिज, शुरुआत आपसे करें। ऐसे बाजार में कौन सी कैटेगरीज और फंड्स आपको है पसंद?
प्रेफरेबली इस समय फ्लेक्सी कैप और वो भी लार्ज कैप इंश्योरेंस फ्लेक्सी कैप बेटर रहेंगे स्वाति। लार्ज कैप अपने आप अच्छी वैल्यूएशंस में है एंड फ्लेक्सी कैप गिव्स लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू फंड मैनेजर टू मूव अराउंड बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। कोई कोई बंदिश नहीं होती है कि आपको उतना आपको कैटेगरी में रखना है। आई थिंक फ्लेक्सी कैप इज वन कैटेगरी। उसमें बजाज का फंड अच्छा है, HDFC अच्छा है, तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके रिसर्च करके देख सकते हैं। HDFC का एक फोकस अप्रोच जहाँ पे बैंकिंग BFSI स्टॉक ज्यादा है, सीम्स लाइक रेट कट से और साथ में आपका डिमांड पुश है, साथ में आपके आज HDFC बैंक देखिए 2.75 सेविंग में कर दिया, और ऑब्वियस हो जाता है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। कम से कम लिक्विड फंड में आपको 5.5-6% मतलब अगर बैंड मिलता है तो आई थिंक HDFC फोकस 30 है जो फोकस कैटेगरी का है। फिर एक लार्जर मिड कैप ले सकते हैं जिसमें कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी है, मेरे का मोतीलाल के अच्छे हैं, तो आप देख सकते हैं मिक्स एंड मैच। एक आप मल्टी कैप कैटेगरी का फंड ले सकते हैं, उसमें HSBC है और 2-3 ऑप्शंस हैं, और एक मल्टी एसेट फंड लीजिए जहाँ पे आपको गोल्ड का एक्सपोजर मिल जाए। और वहाँ आज की डेट में फिक्स इनकम का अगर मॉडिफाइड रेशन 2-2.5 पर साल का है, तो फर्दर गोइंग डाउन रेट कट होने के कारण वहाँ पे भी आपको कैपिटल पोजीशन मिलेगा। और इक्विटी का प्ले तो अच्छा है ही आज की डेट में, बिकॉज मार्केट्स आर करेक्टेड राइट नाउ एंड सीम्स लाइक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो एक 4-5 फंड का अच्छा मिक्स बैग बनाए। मल्टी एसेट में मैं सिर्फ नहीं बोलूंगा, बाकी फंड में आप सिर्फ भी कर सकते हैं, और इवेंचुअली जस्ट लुक एट योर पोर्टफोलियो ग्रोइंग। ऑल राइट, ठीक है। मैं मोहित आपसे जानूंगी आपके पसंदीदा फंड्स कौन से रहेंगे? स्वाति, I'll go with a very traditional approach of proper asset allocation. ये सिर्फ इक्विटी का पोर्टफोलियो है, फिक्स्ड इनकम और कमोडिटीज आई एम अज्यूमिंग कि क्लाइंट अपने लेवल पे दूसरा कर रहे हैं। तो इक्विटी में मेरी चॉइस रहेगी फिलहाल मार्केट को देखते हुए लार्ज कैप पैसिव इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, प्रू का, बंधन का, किसी का भी ले सकते हैं आप। दूसरी चॉइस रहेगी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, जहां पर अगेन लार्ज कैप इज अ डोमिनेंट फोर्स, तो यहाँ पर इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप। एक प्योर मिड कैप एक्टिव फंड इडलवाइज मिड कैप एंड प्योर स्मॉल कैप एक्टिव फंड बंधन स्मॉल कैप। ये दोनों फंड तभी जबकि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो एलोकेशन मिड और स्मॉल में काफी कम एलोकेटेड है। करेक्शन इन कैटेगरीज में बहुत ज्यादा हुआ है, बट ये रिस्की भी है, वोलेटाइल भी है। अगर 5 से 7 साल का नजरिया हो तभी आप ये कैटेगरीज में जाइए और अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से जाइए। बिल्कुल, तो ये रहे पसंदीदा फंड्स मोहित के। हमने दोनों एक्सपर्ट से जाना क्या रहे इस बाजार में फिलहाल परफेक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच क्षितिज और मोहित, आप दोनों का हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।